Hi everyone, Om Namah Shivaya. वेलकम टू आवर चैनल अंकित एजुकेशन अड्डा। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि मैंने सुपर टेट के साइंस की एक वीडियो प्रोवाइड किया हुआ है, उसमें मैंने फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर की थ्योरी प्लस 15 MCQ कंप्लीट करवाई हूँ। आज मैं 16 नंबर से स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो मैं आपको बता देती हूँ, इस चैनल पे इसका पार्ट 1 दिया हुआ है, तो आप लोग वहाँ पे उसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा और लाइक कमेंट कर दीजिएगा। जहाँ पर जैसा भी आपको लगेगा वीडियो, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं 16 नंबर से। और जैसे जैसे चैनल पर न्यू आएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करते जाएंगे और बेल आइकन भी प्रेस कर लेंगे ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए। और प्रॉपर क्लासेस चलने वाली हैं। थ्योरी प्लस MCQ पहले थ्योरी में कंप्लीट करवाऊंगी, फिर उसके बाद MCQ स्टार्ट करूंगी। तो चलते हैं 16 नंबर से, देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित मानव निर्मित रेशों में से कौन सा कृत्रिम रेशा कहलाता है? फर्स्ट है एक्रिलिक, बी है पॉलिस्टर, थर्ड है नायलॉन और फिर फोर्थ है रेयान। तो इसमें हो जाएगा रेयान। रेयान जो है मानव निर्मित रेशे में से एक कृत्रिम रेशम है। और ये जो एक्रिलिक है, नायलॉन है, पॉलिस्टर है, ये मानव निर्मित रेशों में से कृत्रिम रेशे नहीं हैं। तो चलिए डिस्कशन देख लेते हैं। रेयान पुनर्जीवित सेलुलोज से निर्मित एक फाइबर है, क्योंकि इसका उत्पादन प्राकृतिक रूप से मिलने वाले बहुलकों से प्राप्त किया जाता है। रेयान प्राकृतिक स्रोत काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है। चलते हैं आगे। एक आदमी सुनार बनकर घर घर जाता है और लोगों के पुराने स्वर्ण आभूषणों की चमक फिर से लौटाने का वचन देता है। उस पर विश्वास करके एक महिला अपनी सोने की चूड़ियां उसे देती हैं, जिन्हें वह एक बार में घोल में डालता है। चूड़ियां तो चमक जाती हैं, पर उनका भार काफ़ी कम हो जाता है। इस धोखेबाज द्वारा प्रयोग किया गया घोल संभवतः हो सकता है। नंबर 1 है सांद्र HCl, बी है सांद्र HCl और सांद्र HNO3 का मिश्रण, सी है सांद्र HNO3 का मिश्रण, डी है तनु HCl। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, सांद्र HCl और सांद्र HNO3 का मिश्रण। तो डिस्कशन देखते हैं। यह धोखेबाज व्यक्ति सांद्र HCl और सांद्र HNO3 का घोल प्रयोग करता है, जो एक अम्लराज है, जिसमें एक भाग सांद्र HNO3 तथा 3 भाग सांद्र HCl मिला मिश्रण होता है, जिसमें सोना काफ़ी विलय होता है, जिससे उसकी सोने की चूड़ियाँ मिश्रण में घुल विलय तथा उसका भार कम हो जाता है। तो विलय और विलायक और मिश्रण इसमें जो है पूछा गया है। तो विलय किसे कहते हैं? जो घुलता है। विलायक है जिसमें घोला जाता है। और मिश्रण है ये जो दो या दो से अधिक धातु यौगिक मिलके मिश्रण बनाते हैं और इनका अनुपात भी निश्चित होता है। तो इसमें अम्लराज ये पूछा जाता है, अम्लराज का फार्मूला। अम्लराज जिसमें सांद्र HNO3 का एक अणु प्लस 3HCl, इसका एक अणु और इसका 3 अणु मिलकर अम्लराज बनाता है, जो सोने को घोलने के लिए यूज होता है। और ये जो है उसके भार को कम कर देता है, उसके वेट को। चलते हैं आगे। घाव पर फिटकरी लगाने से रक्तस्राव रुक जाता है, क्योंकि फिटकरी रक्त को स्कंदित करके थक्का बना देती है। फिटकरी घाव के आसपास तापमान को कम कर देती है। फिटकरी एक पूर्णरोधी है। डी है फिटकरी एक टुकड़ा घाव को ढक देता है। तो इसमें एक ये ऑप्शन हो जाएगा, फिटकरी रक्त को स्कंदित करके थक्का बना देती है। फिटकरी एक रंगीन क्रिस्टलीय पदार्थ है। साधारण फिटकरी का रासायनिक नाम पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट ये फार्मूला है होता है। फिटकरी पोटाश एलम का उपयोग रक्त का थक्का बनाने के लिए होता है, जिसका कारण घाव का रक्त के स्राव रुक जाता है। तो यहाँ पे इसमें क्या पूछा जाता है? रासायनिक नाम इसका पूछा जाता है। तो पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट है और इसका फार्मूला होता है
K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस, Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O, इसका ये फार्मूला है। और इसका जो है रासायनिक नाम पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट है। और इसका यूज कहाँ किया जाता है? रक्त के थक्का बनाने में। ये 3 पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये। चलते हैं आगे। विद्युत यंत्रों में बेकेलाइट का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह ऊष्मा का सुचालक होता है, विद्युत का सुचालक होता है। विद्युत का कुचालक थर्मोप्लास्टिक होता है, तो ये विद्युत का कुचालक होता है। सी, विद्युत यंत्रों में बेकेलाइट का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि यह विद्युत का कुचालक होता है। बेकेलाइट एक थर्मोप्लास्टिक है जो फिनाल के एल्डिहाइड से एलिमिनेशन अभिक्रिया द्वारा बनता है। इसका प्रयोग विद्युत स्विच में किया जाता है। बेकेलाइट जो होता है ये विद्युत का कुचालक होता है, अर्थात यहाँ पर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। जहाँ पर विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसे विद्युत का सुचालक कहा जाता है, और विद्युत का कुचालक जहाँ पर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता था, जैसे बेकेलाइट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। घरों में प्रकाश स्रोत के रूप में एलईडी तथा CFL दोनों में का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एलईडी बेहतर है, सबसे अधिक अच्छा क्योंकि यस CFL में विषैले पदार्थ होते हैं। दूसरा है दोनों एक समान अच्छे होते हैं। सी है दोनों में से कोई भी अच्छा नहीं है क्योंकि दोनों में विषैले पदार्थ होते हैं। डी है CFL बेहतर अधिक अच्छा है क्योंकि LED में विषैले पदार्थ होते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। LED बेहतर है क्यों अधिक अच्छा है क्योंकि CFL में विषैले पदार्थ होते हैं। क्वेश्चन देखते हैं डिस्कशन। LED बेहतर होता है क्योंकि CFL में विषैले पदार्थ होते हैं। LED का फुल फॉर्म है लाइट इमिटिंग डायोड। CFL का है कम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। LED का ये फुल फॉर्म और इसका दोनों फुल फॉर्म याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक डॉक्टर अति अम्लता का उपयोग उपचार करने के लिए एक दवाई देता है। इस दवाई का मुख्य संघटक इंग्रेडिएंट क्या है? MgCl2, Na2CO3, CaCO3, AlOH का होल ट्वाइस। दुर्बल क्षारकों जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट, NaSCO3, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसे MgOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3 का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम कार्बोनेट CaCl3, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का होल ट्वाइस आदि का प्रयोग अति अम्लता के उपचार में प्रयुक्त औषधियों में किया जाता है। CaCl3 का प्रयोग AlOH3 की अपेक्षा बहुलकता से किया जाता है। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगर यहाँ पे MgOH2 होता तो वही सही होता, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया हुआ है इसीलिए यहाँ पे CaCO3 सही है। बाकी यहाँ पे जो है MgOH का होल ट्वाइस मोस्टली यही आता है ऑप्शन में और यही सही होता है, बट यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 22 नंबर क्वेश्चन। खाद्य पदार्थ के डिब्बों की सतह टिन से पुती होती है ना कि जस्ते से, क्योंकि जस्ता टिन से अधिक क्रियाशील होता है, जस्ते का गलनांक टिन से अधिक होता है, जस्ता टिन से कम क्रियाशील होता है, जस्ता टिन से महंगा होता है। तो इनमें ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, जस्ता टिन से अधिक क्रियाशील होता है। ये जो है रिएक्शन सीरीज होती है, केमिकल रिएक्शन सीरीज, उससे है। तो जस्ता जो है टिन से पहले आता है, अर्थात जो है जस्ता टिन की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होता है। अतः खाने के डिब्बों की अंदरूनी सतह पर टिन का लेप किया जाता है, जिंक का नहीं। जिंक मीन्स जस्ता और टिंक की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होता है। अगर ये जिंक टिन से बाद में आता तो ये क्रियाशील नहीं होता, लेकिन जिंक जो है टिन के पहले आता है इसीलिए क्रियाशील अधिक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4
into H2O, CaSO4 into half H2O, CaSO4 into 2H2O, CaSO4 into H2O का होल ट्वाइस। तो इसमें ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस। हाफ जहाँ रहेगा वो प्लास्टर ऑफ पेरिस है और जहाँ पे 2 रहेगा ये है क्या बोलते हैं, भूल गए हैं, अभी याद नहीं आ रहा है अभी। चलते हैं आगे। अपमार्जक है प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार का लवण, दुर्बल अम्ल एवं प्रबल क्षार का लवण, प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षार का लवण, दुर्बल अम्ल एवं दुर्बल क्षार का लवण। तो इसमें है परिमार्जक प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार का लवण। अपमार्जक प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार की क्रिया के फलस्वरूप बने होते हैं और कठोर जल में भी झाग देते हैं तथा वस्त्रों की उचित सफाई करते हैं। डिटर्जेंट जिसको बोलते हैं वही है अपमार्जक। 25 नंबर देखते हैं। प्रेशर कुकर में सेम जल्दी से पक जाते हैं क्योंकि दाब बढ़ाने पर क्वथनांक बढ़ता है, दाब बढ़ाने पर क्वथनांक घटता है। प्रेशर कुकर पर अतिरिक्त दाब सेम की मुलायम, तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, दाब बढ़ाने पर क्वथनांक बढ़ता है। टी डायरेक्टली प्रोपोर्शन पी, प्रेशर कुकर में दाब बढ़ जाता है जिससे क्वथनांक बढ़ जाता है, अर्थात जब पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड की बजाय 110 सेंटीग्रेड पर उबलता है। इसी सिद्धांत पर आधारित होने के कारण प्रेशर कुकर में खाना शीघ्र पक जाता है। ये सही है। इसमें जो मैं बोल रही थी इसका, ये जिप्सम का फार्मूला है, ये पीओपी का है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, और ये जिप्सम का है। ये दोनों फार्मूले पूछे जाते हैं, देख लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सूची 1 और सूची 2 के साथ मिलान कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर की चयन कीजिए। तो इसमें बहुलक और एक बहुलक सूची 1 में दिया गया है और सूची 2 में एकलक दिया गया है। पहला है PNA, PAN, PAN। दूसरा है प्राकृतिक रबर, तीसरा है नायलॉन 6, PVC। मिलान करने को दिया गया है। तो 1 का हो जाएगा PAN। 1 में 4 हो जाएगा एक्ट्रिनाइट्राइल। बी में 3 है प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन, ये कल मैंने पढ़ाया हुआ था। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन होते हैं। और सी में नायलॉन 6, सी में 2 और PVC क्लोरोएथीन होता है। तो ऐसे ही ऑप्शन नंबर ए मैच करा लीजिए। जीवाणुओं को सर्वप्रथम किसने देखा? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, लुईस पास्चर, रॉबर्ट हुक और इनमें से कोई नहीं। तो पहला क्वेश्चन इसमें पहला हो जाएगा एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। जीवाणु को सर्वप्रथम एवी ल्यूवेनहॉक ने खोजा, रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम कोशिकाओं की खोज की तथा लुईस पास्चर ने निर्जलीकरण पर आधारित पास्चुरलाइजेशन सिद्धांत दिया था, लुई पास्चर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। थर्मोस्टेटिंग और थर्मोप्लास्टिक बहुलक का उदाहरण क्रमशः है पॉलीस्टाइलाइन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, बेकेलाइट, पॉलीस्टाइन, पॉलीएथीन, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, पॉलीस्टाइरिन, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाए, बेकेलाइट, अभी मैंने बताया हुआ था। तो ये थर्मोस्टेटिंग का है और ये थर्मोप्लास्टिक का बहुलक है। थर्मोस्टेटिंग है ऐसे बहुलक होते हैं कि जो एक बार सेट होने के बाद उन्हें परिवर्तित नहीं किया जाता, और थर्मोप्लास्टिक ऐसे होते हैं जिन्हें परिवर्तित कर सकते हैं। आप उनको हीट करके पुनः दूसरा आकार दूसरे शेप में दे सकते हैं, जबकि थर्मोस्टेटिंग में ऐसा नहीं होता है।
बेकेलाइट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है, जबकि पॉलीस्टाइरीन थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एक बार तो गर्म करने पर मुलायम हो जाते हैं और पिघल जाते हैं, परंतु पुनः ठोस आकार ग्रहण करने पर उन्हें पिघलाया नहीं जा सकता, जबकि थर्मोप्लास्टिक बार बार गर्म करके पन्ने पर मुलायम हो जाते हैं और ठंडा करने पर कठोर हो जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखते हैं सूची 1 और सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। नीचे दिए गए कूटों की सहायता से उनके उत्तर का चयन करना है। तो सूची 1 में और सूची 2, सूची 1 में दिया गया है पेट्रोलियम प्रभाज और सूची 2 में दिया गया संगठन। पहला है गैसोलीन, दूसरा है कैरोसिन, तीसरा है भारी तेल और डी नंबर दिया गया है डीजल। पहले में बी नंबर सही हो जाएगा गैसोलीन, C4 से लेकर C9 तक, ये गैसोलीन हो गया। और बी नंबर हो गया, बी में ए सही है, सी में 4 सही है और डी में ये सही है। ऐसे मैच कराने पे ये बैठ रहा है सी नंबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपमार्जक जटिल लवण है सोडियम का, कैल्शियम, कार्बन और मैग्नीशियम का। तो सोडियम का है। अपमार्जक सोडियम और पोटेशियम के उच्च वसीय अम्लों के सल्फेट तथा सल्फोनेट्स बने हैं। अपमार्जक वही डिटर्जेंट, अभी मैंने ऊपर बताया हुआ है कि अपमार्जक जो है प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के लवण होते हैं। प्रबल अम्ल एंड प्रबल क्षार। लेजर की खोज किसने की थी? ये भी मैंने पार्ट 1 में करवाया हुआ है। जो भी लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो वो जाके पहले पार्ट 1 देख लेंगे। तो यहाँ पे ये सब बताया हुआ है कि कौन किसकी खोज किया है। थ्योरी मैंने करवाया हुआ है, थ्योरी में इसको मैंने डिस्कस किया था। लेजर की खोज किसने की? तो वहाँ पे मैंने इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट में भी बताया हुआ था। लेजर की खोज W.K. रोजन ने, थियोडोर मेमन ने, गॉलफ्रेड हाउसफील्ड ने, अल्बर्ट आइंस्टीन ने। तो लेजर की खोज थियोडोर मेमन ने किया है। कपास का बहुलक है सेलुलोज, रेयान, ग्लूकोज, फ्रक्टोज। सेलुलोज का बहुलक है कपास का बहुलक है सेलुलोज। कपास का बहुलक सेलुलोज है। कपास सतही रेशे हैं जो बीज आवंटन के रूप में पाए जाते हैं। 33 नंबर देते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद सड़क बनाने का काम में लिया जाता है? नंबर 1 है कोक, नंबर 2 पैराफिन, बिटुमेन और नेफ्थलीन। तो बिटुमेन काले रंग का वर्ण युक्त पदार्थ होता है जिसे पिघलाकर कंक्रीट में मिलाकर सड़क निर्माण किया जाता है। आम भाषा में इसे कोल तार कहा जाता है। बिटुमेन को ही कोल तार कहा जाता है। इसमें ये सही हो जाएगा, इसमें ये सही हो जाएगा। चलते हैं 34 नंबर देख लेते हैं। वैज्ञानिक नैसर्गिक वातावरण एवं हमारे शरीर में घटित घटना एवं वृत्तांत अनुसंधान की व्याख्या है। उपरोक्त विज्ञान की परिभाषा किसने दी है? फर्स्ट है अल्बर्ट आइंस्टीन, बी है W.C. डेम्पियर, सी है जैकोबसन, डी है B.S. ब्लूम। इसमें सही हो जाएगा सी नंबर, जैकोबसन। उपरोक्त परिभाषा जैकोबसन महोदय ने दी है। उन्होंने विज्ञान को वातावरण और हमारे शरीर में घटित होने वाले जैव क्रिया प्रक्रम का अनुसंधान करता एवं अध्ययन करता कहा है। 35 नंबर देखते हैं। फोम के गद्दे एवं तकिए बने होते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड के, पॉलीयूरेथेन के, पॉलीप्रोपाइलिन के, पॉलीस्टाइरीन के। तो बी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा पॉलीयूथिरेन के। पॉलीयूथिरेन फोम के गद्दे और तकिए के निर्माण में काम आते हैं। 36 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सौर शेल बनाने में किया जाता है? फर्स्ट है सिलिकॉन, बी है प्लेटिनम, सी है गैलियम, फिर जर्मेनियम। तो इसमें हो जाएगा प्लेटिनम सही है। प्लेटिनम का उपयोग सौर सेल बनाने में नहीं हो सकता क्योंकि यह उच्च आयतन
अच्छा, इसमें नहीं बोला है, एक मिनट देखिएगा, इसमें नहीं बोला गया है। प्रकाश पड़ने पर इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जन नहीं करता है, और जबकि सिलिकॉन, गैलियम और जर्मेनियम इसका यूज सेल बनाने में किया जाता है, जबकि प्लेटिनम का यूज सेल बनाने में नहीं किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 37 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मिट्टी को नाइट्रोजन युक्त बनाती है? नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मिट्टी को नाइट्रोजन युक्त बनाती है? नंबर 1 है गेहूं, बी है चना, फिर आलू, मक्का। तो इसमें बी हो जाएगा चना। दलहनी फसलों की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया वायुमंडल नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित करते हैं, जिससे मिट्टी नाइट्रोजन युक्त हो जाते हैं। उपरोक्त में से चना दलहनी फसल है। इसको मैं बता देती हूँ। तो जो दलहनी फसल होते हैं उनके जो है जड़ों में राइजोबियम नामक एक बैक्टीरिया पाया जाता है। राइजोबियम। राइजोबियम नामक बैक्टीरिया पाया जाता है। जो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन पाया जाता है, ये नाइट्रोजन गैस को इसको नाइट्रेट में परिवर्तित करती है, क्योंकि जो फसल जो ये पौधे होते हैं, पेड़ पौधे, ये डायरेक्ट वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। ये लोग नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं, इसीलिए इन्हें जो है जो बैक्टीरिया होता है दलहनी फसलों में पाया जाता है। चना हो गया, मक्का हो गया, चना हो गया और चना दाल हो गई, गेहूं, चना हो गया, दलहनी फसलों में मतलब राइजोबियम पाया जाता है। वे राइजोबियम जो है ये जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन गैस होती है Na2, इसको नाइट्रेट में परिवर्तित करते हैं, जिससे इनके नाइट्रोजन की कमी पूरा होती है। फिर 38 नंबर देख लेते हैं। पॉलीथीन निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? एथिलीन का, मेथेन, एथेन, एसिटिलीन का। ए हो जाएगा। पॉलीथीन जो है निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? एथिलीन का है। इसका फार्मूला होता है C2H2 C2H4n। CH2 डबल बॉन्ड CH2 ब्रैकेट में, ये जो है पॉलीथीन का फार्मूला होता है। पैरासीटामोल है प्रतितापक एवं तथा दर्दनाशक, प्रतितापक और प्रतिजैविक। तो ये हो जाएगा प्रतितापक तथा दर्दनाशक। पैरासीटामोल एक दवा होती है ना। पैरासीटामोल एक प्रतितापक तथा दर्दनाशक दवा है। शरीर में ज्वर और पीड़ा होने पर इसका उपयोग करने पर लाभकारी होता है। 40 नंबर 40 देखनी है। घाव का अध्ययन कहलाता है। घाव का अध्ययन कहलाता है कालोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, ट्रोमेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ट्रोमेटोलॉजी। घाव का अध्ययन ट्रोमेटोलॉजी कहलाता है। ऑन्कोलॉजी कैंसर का अध्ययन कहलाता है तथा डर्मेटोलॉजी त्वचा का अध्ययन। ये स्किन का है, ऑन्कोलॉजी कैंसर का है। चींटियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मर्मिकोलॉजी, निमेटोलॉजी, हर्पैटोलॉजी, नीडोलॉजी। तो चींटियों के अध्ययन को मर्मिकोलॉजी कहा जाता है। चींटियों के अध्ययन को मर्मिकोलॉजी कहते हैं। हर्पेटोलॉजी के अंतर्गत सरीसृप वर्ग जैसे उभयचर या रेप्टाइल का अध्ययन किया जाता है। निमेटोलॉजी के अंतर्गत नेमेटोड का अध्ययन तथा नीडोलॉजी के अंतर्गत पक्षियों के घोंसले का अध्ययन किया जाता है। देखते हैं 42 क्वेश्चन। अस्पताल में निम्नलिखित में से किस विभाग में कैथ लैब होता है? पैथोलॉजी विभाग में, कार्डियोलॉजी, शल्य चिकित्सा विभाग में, न्यूक्लियर मेडिसिन विभाग में। तो अस्पताल के कार्डियोलॉजी विभाग में कैथ लैब होता है, कार्डियोलॉजी विभाग में। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सीटी स्कैनिंग में उपयोग किया जाता है अल्ट्रासाउंड तरंग, एक्सरे, गामा किरणें, इनमें से कोई नहीं। तो एक्सरे यूज किया जाता है।
सिटी स्कैन या कंप्यूटरेड क्रोमेटोग्राफी विशेष प्रकार के एक्सरे परीक्षण है जिसके द्वारा शरीर के अंदरूनी अंगों को देखा जाता है एवं रोगों का पता लगाया जाता है। अल्ट्रासाउंड जो है अल्ट्रा वायलेट किरणों के माध्यम से होता है। इंसुलिन की खोज किसने की थी? एफ बैटिंग, रॉबर्ट कोच, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, डॉक्टर रोनाल्ड रॉश। इंसुलिन की खोज एफ बैंटिंग ने किया है। यह बीटा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, एफ बैंटिंग। अगर अग्नाशय में इंसुलिन हार्मोन्स का उत्पादन बंद हो जाए तो मूत्र एवं रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाएगी। इंसुलिन के अधिश्रावण या हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है। इंसुलिन के अल्प श्रावण से मधुमेह या डायबिटीज मेलिटस नामक रोग हो जाता है। मधुमेह और डायबिटीज ये मोस्टली हमें लगता है हर घर में किसी न किसी को हो ही गया है। ये आप लोग सुने भी होंगे। मधुमेह ये इंसुलिन की कमी से हो जाता है। जो अग्नाशय इंसुलिन हार्मोन से रिलीज करती हैं, ये उसमें अल्प स्राव होता है। तब देखते हैं 45 क्वेश्चन। एलसीडी प्रोजेक्टर का आविष्कार किसने किया है? जीन डालगोल्फ, ब्रेडन ईच, डगलस एंजेलबर्ट, फेडरिको फैगिन। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जीन डालगोल्फ आविष्कारक। प्रोजेक्टर के जीन डालगोल्फ, जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ब्रेडन ईच, ये इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर माउस के डगलस एंजेलबर्ट, माइक्रो प्रोसेसर का फेडरिको फैगिन। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? पहला है विल्हेल्म्स रोंटेजन, विलियम ली, रोलक्स विक, आई थॉम्पसन। एक्सरे का आविष्कार विलियम हंस रोंटजेन ने किया था। इसकी तरंगदैर्घ्य परिसर 10⁻⁻10 से लेकर 10⁻⁻8 मीटर तक होता है। ये है। एक एंगस्ट्रॉम में भी होते हैं 10⁻⁻10 मीटर, वो इसी के बराबर बोल रहा है। इसका तरंगदैर्घ्य परिसर 10⁻⁻10 से लेकर 10⁻⁻8 मीटर तक होता है। एक्सरे का आविष्कार विलियम हेल्म रोंटजेन है। बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? एवांगेलिस्ता टोरिसेली, चार्ल्स डेविड थॉमस, एडवर्ड टेलर और गुस्ताव ताउसेग। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, एवांगेलिस्ता टोरिसेली। बैरोमीटर का आविष्कार एवांगेलिस्ता टोरिसेली द्वारा किया गया है। इसका उपयोग वायुदाब मापी के रूप में किया जाता है। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है और इसका यूज जो है वायुदाब मापी के रूप में किया जाता है। इसमें 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जेबी डनलप ने किसका आविष्कार किया था? न्यूमेटिक रबर टायर, कार म्यूजिक क्या है, म्यूजिक सिस्टम का, स्टीयरिंग व्हील का, डीजल इंजन का। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या हो रहा है? न्यूमेटिक रबर टायर। जेबी डनलप यूनाइटेड किंगडम में जन्मे एक पशु सर्जन थे। इन्होंने सन 1887 में न्यूमेटिक रबर टायर का आविष्कार किया। अन्य आविष्कारकर्ता पेट्रोल कार कर्ल वेंस, डीजल इंजन रुडोल्फ डीजल, पनडुब्बी डेविड बुशनेल, मोटरसाइकिल कोस्टार्ड केजी डेमलर, जेट इंजन सर फ्रैंक विठल, रॉकेट रॉबर्ट गोडार्ड। एलईडी का आविष्कार किसने किया था? तो निक होलोनिक, यही ऑप्शन नंबर ए ही सही है। एलियास होवे चकहल, क्रिस्टियान हुइजेंस। निक होलोनिक जूनियर ने प्रथम प्रकाश उत्सर्जक डायोड
ये एलईडी का फुल फॉर्म भी आता है। तो आविष्कार किसने किया? ये आविष्कार 1862 में जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी की प्रयोगशाला में वैज्ञानिक के पद पर कार्य करते हुए किया गया। इन्हें एलईडी का जनक भी कहा जाता है। एलईडी का नाम आता है फुल फॉर्म लाइट इमिटिंग डायोड। चलते हैं उस क्वेश्चन पे। 50 नंबर। मक्खन कोलायड कब बनता है? जब प्रोटीन पानी से छितरा जाता है, जब पानी वसा छितरा जाता है, जब पानी की गुलकाएं पानी में छितरे जाते हैं, जब कार्बोहाइड्रेट पानी में घुल जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जब वसा की गुलकाएं पानी में छितरे जाते हैं। मक्खन कोलायड तब बनता है जब मक्खन की वसा गुलकाएं पानी में छितरा जाती हैं, अर्थात जल की वसा गुलकाएं के फैल जाने पर मक्खन के कोलायड विलयन का निर्माण होता है। ये था मेरा आज का सेक्शन, आज कंप्लीट होता है। इसमें जो है 50 MCQs आज कंप्लीट हो गया। कल मैंने थ्योरी कंप्लीट करवाया था और प्लस 15 MCQs करवाया था। आज मैंने उसी को कंटिन्यू किया था, तो 16 से लेकर 50 क्वेश्चन कंप्लीट किए हूँ। कल अभी इसमें अभी और क्वेश्चन हैं, कल मैं ये चैप्टर कंप्लीट करवा दूंगी। हाँ, कल ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज ये रहा मेरा आज का सेशन। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जो भी क्वेरी होगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर।